हेलो यूजीसी नेट एमपी सेट के लिए हिंदी उपन्यास अगर आप कर रहे हैं और हिंदी उपन्यास आज हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमारा जो उपन्यास है आज का है जिंदगी नामा जो कि आप देख पा रहे हो। और जिंदगी नामा उपन्यास के बारे में हम कंप्लीट इसका जो सारांश होगा पात्र होंगे सबको देखेंगे। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कृष्णा सोबती जी के बारे में जिनका ये उपन्यास है। ठीक है। सभी गद्यकारों के बारे में जान लेना बहुत ही जरूरी होता है। इनका जन्म काल है 1925 ईस्वी में जन्म हुआ था और 2019 ईस्वी तक इनका जो जीवन है वो चलता रहा। ठीक है। 1925 से 2019। इसके बाद है उपन्यास और वर्ष। तो उपन्यास वर्ष में अगर हम देखें तो मित्रों मरजानी जो उपन्यास है ये किसका है तो ये मित्रों मरजानी उपन्यास है 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ये ध्यान रखना। सूरजमुखी अंधेरे में 1972 ईस्वी। जिंदगी नामा 1979 जो कि हम पढ़ रहे हैं ये 1979 में प्रकाशित हुआ है, ये ध्यान रखना। दिलो दानिश 1993 ईस्वी। समय सरगम 2000 ईस्वी। गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान 2017 ईस्वी। और चन्ना 2019 ईस्वी। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर इनके अन्य उपन्यास हैं जो आपको एक जगह नोट डाउन कर लेने हैं। और सभी का स्वागत है भाई, है ना। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है, मैंने मोस्टली सभी उपन्यास करवा दिए हैं यूट्यूब पर भी, है ना। और पेड बैच भी हमारा चल रहा है। अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी जिसमें पेपर फर्स्ट और हिंदी आपको दोनों ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाए जाएंगे। और ये आप देख ही सकते हो अच्छे से अम, आपको करवाया जा भी रहा है। ठीक है। जिंदगी नामा उपन्यास में आपको बादशाह और फकीर, शहंशाह, दरवेश और किसान एक साथ खेतों की मुंडेरों पर खड़े हुए मिलेंगे। ठीक है। जो जिंदगी नामा उपन्यास है इसमें कोई एक पात्र नहीं है। इसमें बादशाह हो या फकीर हो, शहंशाह हो, दरवेश हो या किसान हो, सभी एक साथ खेतों की मुंडेरों पर खड़े मिलेंगे। तत्कालीन समाज की प्रमुख कुरीतियां एवं सामाजिक आर्थिक समस्याओं की झलक भी इस उपन्यास में दिखाई पड़ती है। ठीक है। इस उपन्यास की जो विशेषताएं वो याद रख लेना। उस समय के समाज में जो कुरीतियां फैल रही थी, जो बुराइयां थी, कुप्रथाएं जो थी और सामाजिक आर्थिक जो समस्याएं थी उनकी झलक भी यहाँ पर मिलती है। जिंदगी नामा उपन्यास 1979 में प्रकाशित हुआ है, ये ध्यान रखना। आगे इसका कथासार देख लेते हैं। कथासार क्या है आगे आपको बता दिया जाएगा। वैसे 1980 ईस्वी में 1 साल बाद इनको इस पर क्या मिला था, साहित्य अकादमी भी मिला था। ठीक है। साहित्य अकादमी भी इनको मिला था। आगे हालाँकि पॉइंट मिल जाएगा। चलिए कथासार इसका देख लेते हैं जो कि चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। यह किसी एक समस्या को लेकर उसके इर्द-गिर्द बुना गया उपन्यास नहीं है। ठीक है? ये याद रख लेना। किसी एक समस्या को इसमें नहीं रखा गया है बल्कि उपन्यास में एक गाँव के समग्र जीवन को चित्रित करने का प्रयास किया गया है। इस उपन्यास में पंजाब के डेरा जट्टा नामक गाँव की 19वीं सदी के आरंभिक 20 वर्षों के घटनाक्रम को व्यक्त किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना इस उपन्यास में क्या है, गाँव कौन-सा है। अभी हमने देखो मैला आंचल गाँव है जिसमें मेरीगंज गाँव का वर्णन आता है। इसके बाद हमने पढ़ा था राग दरबारी जिसमें सिपालगंज गाँव का वर्णन आता है। और यहाँ पर हमारा तीसरा ये उपन्यास आता है कौन-सा, जिंदगी नामा जिसमें डेरा जट्टा गाँव है पंजाब का। ठीक है, इसके बाद और पढ़ेंगे तो देखेंगे, लेकिन ये आप याद रखना। ठीक है, रिवाइज़ करवा रही हूँ मैं आपको साथ-साथ। 19वीं सदी के आरंभिक 20 वर्षों के घटनाक्रम को इसमें व्यक्त किया गया है। डेरा जट्टा गाँव पंजाब की जिंदा-दिली जुझारू रवैये का चित्रण है, ये ध्यान रखना, जिसने सदियों से विदेशी आक्रमणकारियों का डट कर के मुकाबला किया है। कृष्णा सोबती गाँव के कम संसाधनों वाले किंतु सुखी जीवन को उकेरने का सफल प्रयास करती नजर आती हैं, ये भी ध्यान रखना। तत्कालीन समाज की प्रमुख कुरीतियां एवं सामाजिक आर्थिक समस्याओं की झलक भी इस उपन्यास में दिखाई पड़ती है। मुख्य कसक इस बात की है कि जो जाट खेती करते हैं जमीन उनकी है ही नहीं। यानी कि आर्थिक समस्या तो इसमें दिखाई गई हैं, ठीक है? और इसमें ये भी बताया गया है कि जैसे पहले होता था कि ज़मींदारों की ज़मीन होती थी और जो मज़दूर में रखे जाते थे काम करने के लिए, उनकी ज़मीन नहीं होती थी, है ना? उनको अपनी उपज का एक बड़ा हिस्सा साहूकारों को देना पड़ता था। जिनकी ज़मीन होती थी, साहूकारों को उनका हिस्सा देना पड़ता था। साहूकार कुछ करते नहीं हैं, सिर्फ़ ज़मीन उनकी होने के कारण उनकी उपज का सबसे बड़ा भाग वही ले लेते हैं। ज़मीन के मालिकाना हक को लेकर जाटों में सुलग रही आग की झलक उपन्यास में दिखाई देती है। सूदखोरों के चंगुल में फंसे गरीब की बेबसी इसमें दिखाई देती है। गरीब साहूकार से खेती, विवाह या बीमारी आदि के लिए कर्ज लेते हैं। जो गरीब है ना वो साहूकारों से क्या लेते हैं बेचारे, खेती, विवाह या बीमारी आदि के लिए कर्ज ले लेते हैं और वे तो उसका ब्याज चुकाते ही हैं, उनके बच्चे तक भी ब्याज चुकाते रहते हैं, है ना।
इसी तरह से गरीब को और गरीब बनाया जाता है हमारे देश में कि अगर किसी से पैसा ले लो, किसी की मजबूरी मतलब कोई नहीं समझता, उससे ब्याज पे ब्याज वसूलते रहते हैं। किंतु जो उसका सूद है ना, जो ब्याज है वो कभी निपटता ही नहीं है। गरीबों को मानसिक रूप से नियंत्रण में रखने के लिए सूदखोरी साहूकारों का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है, नज़र आता है। ठीक है? गरीबों को मानसिक रूप से नियंत्रण में रखने के लिए सूदखोरी साहूकारों का सबसे बड़ा हथियार नज़र आता है। कहीं-कहीं विद्रोह उपजने की आशंका होने पर साहूकार उदारता दिखाकर कुछ ढील दे देते हैं, है ना? कहीं-कहीं जब उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं पे लोगों में जो गरीब लोग हैं या मज़दूर लोग हैं, उनमें हमारे खिलाफ कहीं न कहीं विद्रोह की आशंका जब उन्हें दिखाई देती है, तो थोड़ी बहुत उदारता दिखा देते हैं और कुछ ढील दे देते हैं। गाँव में छोटी-छोटी बातों पर कत्ल हो जाते हैं। उपन्यास को पढ़ते समय ऐसा लगता है कि मानो पंजाबी जनजीवन को बहुत महत्व देता ही नहीं है। ठीक है? जो पंजाबी जन यानी कि जो पा गाँव के लोग हैं, वो जीवन को महत्व देते ही नहीं है, बात-बात पर कत्ल कर देते हैं, किसी को मार देते हैं। साहूकार वगैरह नियमित रूप से मुकदमे में उलझे हुए रहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में गाँव के मुखिया उत्साहपूर्वक बड़ी संख्या में जवानों को सेना में भर्ती करवाते हैं। जब प्रथम विश्व युद्ध होता है 1914 से 18 के बीच में, उस समय का ये दौर था जब प्रथम विश्व युद्ध का दौर था। तो इसमें क्या होते हैं, गाँव के जो मुखिया होते हैं ना, वो उत्साहपूर्वक बड़ी संख्या में यानी कि गाँव के जो गरीब लोग हैं, उनको सेना में भर्ती करवा देते हैं। कुछ जवान तो जोश में भर्ती हो जाते हैं और कुछ मुरब्बा के लालच में सेना में भर्ती हो जाते हैं। गाँव में प्रेम विवाह को लेकर भी काफ़ी लचीलापन नज़र आता है एवं ऐसे विवाहों में जाति को प्रमुखता नहीं दी जाती है। ठीक है? उस समय ये भी दिखाया गया है कि उस समय प्रेम विवाह को लेकर के उतनी सख्ती नहीं बरती जाती थी, है ना? और ऐसे विवाहों को में जाति को प्रमुखता नहीं दी जाती है। शादी-ब्याह एवं त्योहार में लोगों की सामूहिकता एवं सहयोग भावना बड़े प्रखर रूप में दिखाई पड़ती है। आगे 1980 ईस्वी में कृष्णा सोबती को इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, ये ध्यान रखना। उपन्यास में अजीत सिंह, लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी का जिक्र भी किया गया है। ठीक है? तीनों का नाम याद रखना, ये पूछा जाता है। इसमें से या तो ये 4 ऑप्शन देके पूछ लिया जाएगा, इसमें से किस किस महापुरुष का जिक्र है जो कि जिंदगीनामा उपन्यास में नहीं है। ठीक है? तो अजीत सिंह, लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी का जिक्र यहाँ पर होता है, तीनों को याद रखना। उपन्यास में प्रथम विश्व युद्ध और बंगाल विभाजन के बाद, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी के बाद हुए हिंदू-मुस्लिम दंगों का जिक्र इसमें किया गया है। आगे मुख्य पात्र इसके देख लेते हैं और थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा सार। इसकी देखो भूमिका नहीं थी भई, है ना? इसकी भूमिका नहीं है, भूमिका नहीं लिखी है लेखिका ने। अदरवाइज़ मैं भूमिका आपको करवा देती जैसे कि सभी उपन्यासों की मैं करवा रही हूँ। मुख्य पात्र इसके देखते हैं साहजी और साहनी। साहजी और साहनी ये दोनों पति-पत्नी हैं जो कि साहूकार थे। लाली शाह ये शाहजी का पुत्र था। ठीक है? लाली शाह कौन है? शाहजी का पुत्र है। काशी शाह ये शाहजी का छोटा भाई है, संत स्वभाव का व्यक्ति है। आयुर्वेद का जानकार है और पंचायत में उनकी बात को सब स्वीकार करते हैं, ठीक है? सर्व स्वीकृत है किसकी बात? काशी शाह की बात, काशी की बात को कोई नहीं टालता है। आगे बिंद्रा देई ये काशी की पत्नी का नाम है और गुरुदास व केशोलाल ये काशी शाह के पुत्र हैं। निक्की बेबे और लाला भी इसमें एक पात्र हैं। चाची मेरी हवेली की बुजुर्ग है। राबिया, फतेह और शेरे, ठीक है? ये भी किसमें जो हवेली है उसमें और भी बंदे हैं। वहाँ पर ठीक है, सलामत अली कौन है? इसमें थानेदार है सलामत अली। मेहर अली ज़मीन के अधिकारों को लेकर आक्रोशित है। मेहर अली, करम बीवी और बरखुरदार ये दादी-पोते हैं दोनों के दोनों, करम बीवी और बरखुरदार। शीरी कौन है? तो बरखुरदार की पत्नी हवेली के सहायक हैं। ठीक है? शीरी है बरखुरदार की पत्नी, ये ध्यान रखना। और ये हवेली के सहायक और भी इसमें लोग आते हैं। दिलबाग, हुसैना नाइन, चन्ना, माँ बीबी। ठीक है? ये ध्यान रखना। आगे उपन्यास की जो शुरुआत है वो कविताओं से होती है, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस उपन्यास की शुरुआत कविताओं से की गई है, तो वो ज़िंदगीनामा उपन्यास की होती है। और इसमें कुछ पंक्ति देख लेते हैं। यह एक ऐसा इतिहास है जो लोकमानस की भागीरथी के साथ बहता, पनपता और फैलता है। ठीक है? तो ये इसकी पंक्ति याद रख लेना। प्रमुख उद्धरण इसके देखेंगे। जब दूसरे सब रास्ते कारगर ना हो सके तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठा लेना ही जायज है। ये किसका कथन है? तो ये श्री गोविंद सिंह गुरु गोविंद सिंह जी का कथन है जो कि सिखों के 10वें गुरु रहे हैं। ठीक है? 10वें गुरु रहे हैं, ये भी ध्यान रखना। सिखों के, और उनका ये यहाँ पर जो है व्यक्त किया गया है विचार। आगे है इसकी इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ भी देख लेना, है ना? इतिहास जो नहीं है और इतिहास जो है, वह नहीं जो हुकूमतों की तख्तगाहों में प्रमाणों और सबूतों के साथ ऐतिहासिक खातों में दर्ज कर सुरक्षित कर दिया जाता है, बल्कि वह है, मतलब ये कह रहे हैं कि इतिहास जो नहीं है और इतिहास जो है,
वह नहीं कि जो हुकूमतों की तख्त गाँव में प्रमाणों और सबूतों के साथ वो इतिहास नहीं है, जिसे फाइलों में और उसमें प्रमाण और सबूतों के साथ ऐतिहासिक खातों में दर्ज करके सुरक्षित कर दिया जाता है। बल्कि इतिहास वह है जो लोकमानस की भागीरथी के साथ-साथ बहता है, पनपता और फैलता है और जन सामान्य के सांस्कृतिक पुख्तापन में जिंदा रहता है, ठीक है? इतिहास वह है, इतिहास की यहाँ पर परिभाषा दी गई है कि इतिहास वह नहीं है जिसे ऐतिहासिक बना दिया जाता है और सबूतों के साथ में किसी मतलब पुरातात्विक जो विभाग होते हैं वहाँ पर कैद कर लिया जाता है। गलबइयों सी उमड़ती, मचलती, दूध भरी छातियों सी चेनाब और झेलम की धरती। अब जानते हैं चेनाब और झेलम पंजाब में बहने वाली नदियों के नाम हैं। आगे जहाँ का हर मेहनतकश बादशाह अपने सिर के साफे को अपना ताज समझकर संभालता रहा और अपने खेतों को अपना रिज़्क समझकर सत्कारता रहा। कड़े जिगरे वालों ने कभी हौसले नहीं गँवाए, मरने और मारने से खौफ नहीं खाए। पर आज क्या सूरमाओं के सिक्के भी बदल गए? क्या सूरमाओं के सिक्के भी बदल गए? ये तो आप जानते ही हैं। पंजाब का नाम थोड़ा मतलब बढ़िया है ना? पंजाब का नाम आता है दूसरों के लिए जान देने में और अपने लिए मतलब झुकने में भी और त्याग करने में भी हर चीज़ में आगे हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि क्या सूरमाओं के सिक्के यहाँ पर बदल गए, सिक्का बदल गया है यानी कि जो बँटवारा हुआ था, है ना? हिंदुस्तान-पाकिस्तान का तो जो सहानी थी, जो गाँव में साहूकार थे जिनका कभी बड़ा सिक्का चलता था, गाँव के अंदर आज भी उनको अपने गाँव से अपनी हवेली को छोड़ कर के जाना पड़ रहा था। बूढ़ी औरत थी और शाहजी की मृत्यु हो गई थी पहले ही, ठीक है? लेकिन आज उन्हें मजबूर किया जा रहा था उस गाँव से उस हवेली को छोड़कर जाने के लिए क्योंकि वो हिंदू हैं केवल इसलिए, ठीक है? मुसलमान उन्हें क्या कर रहे थे? मजबूर कर रहे थे। आगे कहती हैं अब हमें बिछुड़ जाना है अपनी धरती से, अपनी माँ की माँ से और हम सब की माँ से। इसकी मिट्टी और छाँ से, इसकी दूध भरी छातियों से अब दूध नहीं खून टपकता है। ठीक है, आप जानते हैं हिंदुस्तान-पाकिस्तान का जब बँटवारा हुआ था तो उस समय जो हिंदू मुसलमान कभी बिल्कुल भाई-भाई की तरह एक साथ रहते थे, वो एक-दूसरे के खून के प्यासे बन गए थे और ये गदर फ़िल्म हमने देखी है उसका थोड़ा-सा वहाँ से हमें पता चलता है। जिसने हाड़-माँस के इंसानों में मेहनत करने और ज़िंदगी को जी भर प्यार करने की ललक जागी थी, अलविदा आबों के आब को, 5 दरियाओं के पंजाब को, झेलम और चिनाब को, अलविदा अपने पुरखों की याद को। ठीक है? पुरखों के याद को यानी कि यहाँ पर ये जो कहानी है उसके ऊपर ये पूरा बताया गया है हिंदू मुसलमान कैसे एक-दूसरे को मारने के लिए उतारू हो रहे थे। कौन जानेगा, कौन समझेगा अपने वतनों को छोड़ने और उनसे मुँह मोड़ने के दर्द को, पीड़ाओं को। हम यहाँ नहीं होंगे, फिर कभी नहीं होंगे, नहीं होंगे। बच्चों जुग 4 होते हैं, ठीक है? बच्चों जुग 4 होते हैं, सोता हुआ कलजुग, छोड़ता हुआ द्वापर, खड़ा हुआ त्रेता और चलता हुआ सतयुग। ठीक है? बच्चों जुग 4 होते हैं इसमें जो जुग हैं यानी कि युग जिनको हम बोलते हैं उनका नाम यहाँ पर आया है। आगे याद रखो सूरज सारी दुनिया, लोक परलोक, ऊपर थल्ले में, धरती आकाश में सबसे बड़ा है। वह सच्ची-मुच्ची का महाराज है, ब्रह्मांड का सरताज सम्राट है। ठीक है? तो सूरज को यहाँ पर क्या बताया गया है कि ब्रह्मांड का सरताज सम्राट। आगे रुई बिन पिंजन कैसा, चरखे बिन तृंजन कैसा, है ना? ये पंक्तियाँ इसकी याद रख लेना। पुलिस का काम रास्ता भूलना नहीं, रास्ता ढूँढना है। ये भी इसकी एक पंक्ति है। आगे ख्वाब में मुल्क को आबाद वही देखता है, जो लोगों के दिल गुलजार रखता है। जुल्म से खराबी, बदनामी होती है। जुल्म के ज़रिए रियाया को तबाह करना ठीक नहीं है, इसलिए कि वही हुकूमत को पनाह देने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा ये छोटा-सा उपन्यास है ज़िंदगीनामा, उसको हमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ से पूछे जाते हैं वो पढ़ लिए हैं। देखो अगर आप 1 घंटे में 1 घंटे या आधा घंटे में एक उपन्यास पूरा कर पा रहे हो, है ना? तो इसके पीछे बड़ी मेहनत लगती है हमारी भी। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो। अगर आप यही किताबें अपने घर पर मँगवाओगे, है ना? सारी के सारे हैं तो बहुत मतलब पैसे तो खर्च होंगे ही होंगे बल्कि बहुत सारा टाइम भी खर्च होता है। और इसमें आप जल्दी में बहुत कुछ आपको मिल जा रहा है। अगर आप आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं, आपको लग रहा है कि हाँ भाई आप ट्रस्ट कर सकते हो मेरे ऊपर, है ना? आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा और आपको साथ में जो भी चीज़ें बताई जाएँगी वो सब प्रोवाइड करवा दी जाएँगी। तो आप मेरे साथ यहाँ पर कॉम्बो बैच से भी जुड़ सकते हो, ठीक है? कॉम्बो बैच में आपको पेपर फर्स्ट और हिंदी दोनों के लिए जो फीस है वो 1299 है केवल और यहाँ पर ऑल यूनिट थ्योरी क्लासेस 7 इयर्स के पीवाईक्यू, लाइव रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी और 2000 बोथ पेपर के वन लाइनर, 10 मॉक टेस्ट और 7 मंथ की वैलिडिटी आपको मिल जा रही है। ठीक है, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दी जाएगी, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं या इसको परचेज़ कर सकते हैं। धन्यवाद। भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना।